अगस्त 6, 1945 में जापान के गलियों में कुछ बच्चे ऐसे जंपिंग रोप खेल रहे थे। अचानक से उनको लाइटनिंग जैसा तेज रोशनी दिखती है और एक बैंग की आवाज आती है। और ऐसा तब होता है जब वर्ल्ड में पहली बार एटम बम किसी सिविलियंस पे गिराया जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में, जिससे जापान की पूरी हिस्ट्री बदल जाती है। न्यूक्लियर बॉम्ब से निकला हुआ रेडिएशन कितना खतरनाक है और इस रेडिएशन से क्या क्या साइड इफेक्ट हुए जापानीज लोगों को, और क्यों वो लोग जो न्यूक्लियर बॉम्ब के बिल्कुल पास थे वो काफी रिलीफ थे उन लोगों के कंपेयर में जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से थोड़ी दूरी पे थे, और एक ह्यूमन बॉडी को क्या क्या देखना पड़ सकता है एक न्यूक्लियर वेपन के एक्सप्लोजन के बाद। तो आज हम जानेंगे उन लोगों की रियल स्टोरी जिन्होंने एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को सरवाइव किया। हिरोशिमा का ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि इसे देखने वाले सभी की लाइफ को कुछ न कुछ प्रॉब्लम हुई है, फिर चाहे वो कितनी किलोमीटर दूर क्यों ना हो। 1945 में कुछ जापानीज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स अपनी मिलिट्री को हेल्प करते हैं न्यू मिलिट्री बेस बनाने में, जिसमें से एक लड़की होती है जिसका नाम है चिसाको ताकेओका। चिसाको सिर्फ 17 साल की थी और वो अगस्त 6 के उस मॉर्निंग में अपने किचन में ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी, जहां उसको एक तेज रोशनी दिखी एटम बम के एक्सप्लोजन का। इस न्यूक्लियर लाइट की वजह से चिसाको टेम्पररी ब्लाइंड हो जाती है, जहां उसको लगता है कि उसने अपना विजन खो दिया परमानेंटली। लेकिन कुछ देर के बाद उनको उनका विजन वापस मिल जाती है और जब वो दोबारा देखने लगती है तो वो नोटिस करती है कि दिन में काफी अंधेरा छाया हुआ है और हर जगह पे आग लगी है। ये अंधेरा न्यूक्लियर बॉम्ब के फटने के एशेस की वजह से हुआ है, जो काफी डार्क है और हिरोशिमा की स्काई में फैल चुका था। इन डस्ट के बीच में सिर्फ एक चीज विजिबल था, बहुत बड़ा मशरूम जैसा फायर उस न्यूक्लियर वेपन के एक्सप्लोजन से। इस पॉइंट तक चिसाका स्किन बर्निंग सेंसेशन दे रहा था। चिसाका ऐसे एक्सप्लेन करती है कि जैसे किसी ने बॉइलिंग वाटर डाला हो उस पे। चिसाका एक्सप्लोजन से 4 किलोमीटर की दूरी पे थी। हिरोशिमा पे गिराया हुआ बॉम्ब का नाम है लिटिल बॉय, जिसका पावर है 15 किलोटन ऑफ TNT। इतना हीट इनफ होता है कि 9 किलोमीटर के स्क्वायर एरिया में सब कुछ जला के राख कर दे। तो इस रेडियस के आसपास जितने भी सारे लोग थे उन सब के स्किन जल गए और जिन्होंने इस एक्सप्लोजन को अपनी आंखों से देखा वो टेम्पररी ब्लाइंड हो गए। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसा भी है कि जो सीनियर सिटीजन्स थे वो परमानेंट भी ब्लाइंड हो चुके थे। और हमारी कहानी में जो चिसाका है उसका विजन वापस आते ही वो डाउनटाउन की तरफ भागने लगती है जहाँ पे ये एक्सप्लोजन हुआ है, और ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। चिसाका एक्चुअल में अपनी माँ को ढूंढने जाती है जहाँ उसकी माँ डाउनटाउन एरिया के आसपास काम करती थी। चिसाका जहाँ से भी गुजरती है हर जगह पर ह्यूमन बॉडीज पड़े हुए दिख रहे थे। चिसाका को बहुत प्यास लगी थी इस टाइम तक और पानी की एक बूंद के लिए वो तरस रही थी। इतने में वहाँ पे बारिश होती है, लेकिन ये बारिश कुछ काम का नहीं, उल्टा मुसीबतों को और बढ़ाती है। ये बारिश अपने साथ एसिड, एशेस और वो रेडिएशन जो हवा में है उसको वापस हिरोशिमा पर बरसाती है। और उस दिन लाखों हजारों से भी ज्यादा लोगों के लंग्स में इन्फेक्शन हो गए सिर्फ बारिश के कारण। और इवन कई सालों के बाद भी जापानीज लोगों के लंग्स में एक कंडीशन क्रिएट होता है जिसे न्यूमोकिनियोसिस कहते हैं। एक ऐसा कंडीशन है जहाँ से बाहर के पार्टिकल्स लंग्स को खाने लगते हैं और इंसान की मौत हो जाती है। और जिनकी बॉडी पहले से जली हुई थी उनके ऊपर ये एसिडिक रेन गिरना जले पर नमक जैसा था। और जब चिसाका अपनी माँ की ऑफिस के पास पहुंचती है तब उसको सिर्फ बिखरा हुआ और टूटा हुआ ही ऑफिस दिखता है। बॉडीज की हालत इतनी खराब है कि कोई शक्ल से पहचाना ही नहीं जा रहा था। चिसाका के माँ के 2 दांत गोल्डन थे और चिसाका सबका मुंह खोल खोल के चेक कर रही थी कि क्या उनमें से कोई उसकी माँ है कि नहीं। और जब चिसाका इन बॉडीज को चेक कर रही थी तब उसकी पूरी बॉडी में पर्पल कलर के स्पॉट्स अपीयर होते हैं, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद ही अपने आप गायब भी हो जाते हैं। फाइनली चिसाका को 6 दिन के बाद उसकी माँ मिल जाती है हॉस्पिटल में, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और चिसाका को ये लगा कि शायद वो लाइफ में कभी माँ नहीं बन पाएगी क्योंकि वो रेडिएशन में एक्सपोज हो चुकी है। लेकिन टाइम जैसे ही बीतता है चिसाका के सारे जख्म भर जाते हैं और वो वापस ठीक हो जाती है। और कुछ साल के बाद चिसाका प्रेग्नेंट भी हो जाती है, लेकिन चिसाका के बेटे में वही पर्पल मार्क्स अपीयर होता है जो चिसाका को एटम बम गिरने के टाइम हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इसके बेटे से डिसअपियर नहीं होता और उसके बेटे की मौत हो जाती है सिर्फ 17 दिनों में। और डॉक्टर्स ने ये बताया कि चिसाका के सन काफी ज्यादा रेडिएशन से एक्सपोज हो चुका है। और ऐसा तब हुआ था जब चिसाका अपने माँ को ढूंढने जाती है और हर वो बॉडी को चेक करती है उस बॉम्ब के एपिक सेंटर में जहाँ रेडिएशन सबसे ज्यादा होता है। तो उन लोगों का क्या हुआ जो इस एक्सप्लोजन के 2 किलोमीटर के रेडियस में थे। अब उसी दिन एक और आदमी की कहानी है जिसका नाम है त्सुमो यामागुची। ये अपने काम से छुट्टी लेके अपने गाँव हिरोशिमा आते हैं, जहाँ ये अपने घर की तरफ जा रहे हैं। वहीं पे उनको एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है
है, जिसके बाद एक एक्सप्लोजन होता है। ये अपना होश खो बैठते हैं और जब इनको होश आता है तो एक खेत में पड़े हुए मिलते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि आखिर वो इस खेत में कैसे पहुंचे। खेत से उठने के बाद उनको ये लगता है कि इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और शहर में सब शांत क्यों हैं। इतने में ये रियलाइज करते हैं कि इनके कान में से खून बह रही थी, जहां उनको पता चलता है कि शायद ये अब सुन नहीं सकते। ब्लास्ट की आवाज इतनी पावरफुल है कि उनके कान के पर्दे फट गए और ऐसा 70,000 लोगों के साथ हुआ था उस दिन। और इसके ऊपर प्रॉब्लम ये भी था कि कोई हॉस्पिटल या मेडिकल स्टाफ नहीं बचा था हिरोशिमा में। वो खुद या तो इंजर हो गए थे या मर चुके थे। लेकिन लकीली एक ट्रेन स्टेशन था जो एक्टिव था और जो सर्वाइवल थे ट्रेन में चढ़ के जाते हैं दूसरी सिटी। जब ये वापस अपने घर पहुंचते हैं तो इनका बेटा डर जाता है और अपने बाप को ही नहीं पहचानता क्योंकि इनकी स्किन इतनी जल चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये इंसान अगले दिन उठ के काम पे जाता है, जहाँ इनकी मैनेजर डिमांड करता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि एक बॉम्ब में पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाए। ये दोनों इसी आर्ग्यूमेंट में होते हैं जहाँ विंडो से इनको एक दूसरा ब्लास्ट होते हुए दिखता है जो सेम हिरोशिमा जैसा इफेक्ट था। ये होता है अगस्त 9 में, जहाँ अमेरिकन ने दूसरा बॉम्ब फैट मैन के नाम से गिराया नागासाकी में। रूम इतना ब्राइट हो जाता है कि इन दोनों को कुछ नहीं दिखता। बॉम्ब के गिरने से 40,000 लोगों की तुरंत मौत हो जाती है और कुछ ही दिनों में 70,000 और लोग मर जाते हैं इस ब्लास्ट के रीजन से। यामागुची दोनों ब्लास्ट में 2 किलोमीटर के अंदर होते हैं, जहाँ सबसे ज्यादा रेडिएशन होता है और इनकी बॉडी ऑलरेडी एक ब्लास्ट से काफी जल चुकी थी और यामागुची के ऑर्गन्स भी जलने लगते हैं अंदर से। यामागुची का स्किन पर्पल कलर का हो जाता है, जिसे रेडिएशन बर्न भी कहते हैं। और इस रेडिएशन के इफेक्ट से हमारा सेल एक दूसरे से जुड़ना बंद कर देता है और अलग अलग हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों के स्किन पील ऑफ हो गए उनकी बॉडी से। ये सिर्फ रेडिएशन से हुआ, उनको कहीं चोट भी नहीं लगी थी इस बॉम्ब से। और जो लोग 4 किलोमीटर के रेडियस से बाहर थे, उनको आने वाले हफ्तों में काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखना पड़ा रेडिएशन में एक्सपोज होने की वजह से, जैसे कि नौशिया, बार बार बेहोश या फेंट होना और इंटरनल ब्लीडिंग भी। और उनको पता भी नहीं था कि कुछ दिनों में उनकी मौत होने वाली है। क्योंकि रेडिएशन का असर तुरंत नहीं दिखा किसी को, तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अर्जेंटली मेडिकल अटेंशन नहीं लिया। उन्होंने अपना टाइम दिया और जब ये वर्ड्स हुआ सिनेरियो, तब वो जाके किसी हॉस्पिटल में भर्ती हुए। लेकिन तब तक बात बहुत लेट हो चुकी थी। यामागुची एक ऐसा केस है जिसने दोनों एक्सप्लोजन को सरवाइव किया, और सिर्फ सरवाइव ही नहीं बल्कि 93 इयर्स के एज तक भी वो जिंदा थे। लेकिन उनको उनकी थ्रू आउट लाइफ में काफी सारे प्रॉब्लम्स झेलना पड़ा इसी रेडिएशन की वजह से, जिसमें सबसे ज्यादा था उनकी पीठ का जलन, जहां उनको हर बार हर मिनट इरिटेशन होता था। और लास्ट में उनका क्या हुआ, जो ग्राउंड जीरो पे थे, यानी वहीं पे एग्जैक्टली जहां पे ये बॉम्ब डेटोनेट हुआ, तो सिंपली वो लोग वैनिश हो गए, इवेपोरेट हो गए केमिकली, यहाँ तक कि उनकी बॉडीज भी नहीं मिली। ये स्प्लिट ऑफ द सेकंड हो गया और उन लोगों को पता भी नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ है। सिर्फ कुछ लकी लोग जो बेसमेंट में थे या अंडरग्राउंड थे वो सरवाइव कर गए। और ये 1946 की बात है, जहाँ पहली बार एटम बम बनाया गया था और यूज किया गया था। और आज के टाइम का एटम बम 100 टाइम्स मोर पावरफुल है हिरोशिमा और नागासाकी के एटम बम के कंपेयर में। तो इसी होप से कि ये दिन किसी को देखना ना पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए पीस।